चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी 100 MCQs की क्लास, जिसमें आपको मोस्टली NCLEX बेस्ड क्वेश्चन है जो रहने वाले हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस है जो मिस ना हो पाए। सेकेंड थिंग, आज की क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के क्वेश्चन है जो सॉल्व करने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चन है फंडामेंटल के रहेंगे, साथ में आपको साइकेट्रिक के क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। सेकंड थिंग, ANM की क्लासेस भी आपको कंटिन्यूस चैनल पर चल रही हैं, जो डेली या फिर अल्टरनेट वे में आपकी क्लासेस की जा रही हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन किया कीजिए, जिससे आपके ANM के एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प हो सके। तो जो आज की क्लास है वो ओनली नॉर्सेट के लिए बस नहीं, जिनका भी हिमाचल में एग्ज़ाम है या फिर MP ग्रुप 5 के लिए एग्ज़ाम है, क्लास उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और अभी रिसेंट में केरल में MLSP कम स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली 1000+। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार नोटिफिकेशन चेक कीजिए कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म के लिए। तो पूरी डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो क्लियर कट मिल जाएगी। फॉर्म है जो फिलअप हो रहे हैं, डेट दी गई है 16 मई तक, 16 मई लास्ट डेट है। 1000+ वैकेंसी है। क्लियर? तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए ये रहा, जो नॉर्सेट एग्ज़ाम में आया हुआ था, जब नॉर्सेट 2021 में हुआ था तब। विच सिरिंज इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग द PICC पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर के लिए कितने ml की सिरिंज है जो यूज़ की जाएगी? 1 ml, 2 ml, 3 ml या फिर 5 ml? तो जो PICC है, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, क्या है? सेंट्रल कैथेटर है। तो यहाँ पर इस सेंट्रल कैथेटर को फ्लश करने के लिए कौन सी सिरिंज का इस्तेमाल किया जाएगा? तो हमेशा है जो, और मेनली सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो होती है 5 ml की सिरिंज की। कौन सी? 5 ml की सिरिंज। जो पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, क्या है? पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, जो कि PICC लाइन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। सॉफ्ट लॉन्ग कैथेटर रहेगा इनटू अ वेन और चाइल्ड्स आर्म, लेग और नेक। जनरली इसमें जब आप मेडिकेशन लगाते हैं, तो यदि इसको जब आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, तो इसको फ्लश किया जाता है, हमेशा फ्लश किया जाता है। लेकिन जब PICC लाइन कैथेटर यूज़ किया जाता है तो कोई भी दवाई, आप कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं या फिर न्यूट्रिशन देते हैं, ब्लड ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा इस तरीके से जब आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत होती है तब है ये जो लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो लार्ज वेन रहेगी, इसमें जनरली आर्म की जो लार्ज वेन है यहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे केस में PICC लाइन को जब आप फ्लश करेंगे तो 5 ml की सिरिंज से फ्लश करेंगे। क्लियर है? ये एग्ज़ाम में आपको या तो ये यहाँ पर ये आपको पूरा विथ सेट के पूछा जा सकता है PICC लाइन कैथेटर, या फिर आपको इसमें क्या मेडिकेशन के लिए है या ब्लड के लिए, तो आपसे इस तरीके के कुछ भी जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विजुअल एनालॉग स्केल इज़ मोस्ट वाइडली यूज टू मेजर। जो विजुअल एनालॉग स्केल है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? सेडेशन के लिए, पेन इंटेंसिटी, स्लीप या फिर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। तो विजुअल एनालॉग स्केल, विजुअल मतलब आपको दिखाई देना, स्केल में तो आपको चेक करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सी चीज़ को असेस करने के लिए, मेज़र करने के लिए विजुअल एनालॉग स्केल का यूज़ करेंगे? तो वो होगी पेन इंटेंसिटी। क्या है? पेन इंटेंसिटी। एक और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है कि पेन को लेके आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तो पेन का जो सबसे फर्स्ट थिंग होती है वो होती है पेन इंटेंसिटी, मतलब पेन कितना ज़्यादा हो रहा है, पेन की फ्रिक्वेंसी क्या है, पेन किसके कारण हो रहा है। बट यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा? इंटेंसिटी। तो विजुअल एनालॉग स्केल से आप पेन है जो कितना ज़्यादा हो रहा है, पेन इंटेंसिटी को असेस करने के लिए स्केल है जो यूज़ की जाएगी। यहाँ पर 0 to 10 तक स्कोरिंग दी जाएगी। फिर यहाँ पर यदि 0 है मतलब पर्सन को कोई भी पेन नहीं हो रहा है, 2 है मतलब माइल्ड है इसमें पर्सन लेकिन बेटर है, उसके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं रुक रही हैं। फिर जो 4th पॉइंट होगा वो होगा नेगिंग, अनकम्फर्टेबल और ट्रबलसम पेन, मतलब पर्सन में इसकी दूसरे काम है जो रुक रहे हैं। फिर जो 6th दिया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको
इमेज यदि नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हैं तो या तो डायरेक्ट स्केल पूछेंगे या फिर आपको एक पर्टिकुलर पूछ सकते विजुअल एनालॉग स्केल में कितना नंबरिंग है जो दी जाएगी। यदि 10 स्कोर दिया जाता है विजुअल एनालॉग स्केल में, मतलब कि वो पेन क्या है, असहनीय है, अनबियरेबल पेन है, मतलब पर्सन उसको सहन करने की क्षमता नहीं रख रहा है और ये बस सबसे वर्स्ट पॉसिबल अनबियरेबल पेन रहेगा। तो यहाँ पर यदि आपको पेन इंटेंसिटी के लिए स्केल पूछे तो वह विजुअल एनालॉग स्केल, और यहाँ पर स्कोरिंग पूछे तो मैक्सिमम 10 तक स्कोरिंग यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप अपना जो पेंक्रियाज वाला सेक्शन है कवर करके रखें। जो पेंक्रियाज का पार्ट है हेड, बॉडी, नेक, टेल, तो यहाँ पर कहा है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ही क्या करते हैं, हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। और पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन्स के अलावा एंजाइम्स को भी रिलीज करती है। एग्जाम में अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में, उसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज एक जो साथ में हार्मोन के अलावा क्या रिलीज करती है, ये हार्मोन के अलावा आपकी बॉडी में कुछ जो एंजाइम्स हैं उनको भी सीक्रेट करने का काम करेगी। पेंक्रियाज का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला सेक्शन है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है। बीटा, अल्फा, डेल्टा सेल्स हैं जो रिलीज करेंगी इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। तो ये तीनों हार्मोन रिलीज करने के लिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो बीटा है वो तो इंसुलिन को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्ट होता है टेल में। कहाँ पे, टेल वाले सेक्शन में। नेक्स्ट वन इज A strong, persistent and irrational fear of some specific object or situation that present little or no danger to a person is called। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग है, इरेशनल फियर है कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके, कुछ सिचुएशन को लेके, जिससे लेकिन पर्सन को कोई भी खतरा नहीं है। तो क्या इनको इंसोम्निया, फोबिया या फिर एमनेसिया। तो एमनेसिया का मतलब तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इंसोम्निया का मतलब होगा कि आपको नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीप। सिनकोप का मतलब है फेंटिंग या फिर चक्कर आना सडनली। और जो यहाँ पर अब आपका बचता है वो है फोबिया। क्या है, फोबिया। फोबिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक्रोफोबिया मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगे, एरोफोबिया, एरो मतलब हवा होती है और उड़ने से डर लगना हो गया यहाँ पे। फिर सबसे ज़्यादा आता है आपको क्लस्ट्रोफोबिया, तो मतलब फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है। और एक और आता है आपको हीमोफोबिया, हीम मतलब ब्लड, मतलब ब्लड से डर लगना। हाइड्रोफोबिया तो है फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया देखने को किस में मिलता है, रेबीज में। नेक्स्ट वन इज विच इज़ अ कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। तो कौन सा एजेंट है जो कि डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रोटावायरस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इकोलाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। तो जो एजेंट कॉमनली इन्फेंटाइल डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका तो अमीबियासिस के लिए हो गया। अब यहाँ पर बचता है रोटावायरस, क्योंकि जो बाकी है डायरिया कॉज नहीं करेंगे। इकोलाई रहता है आपकी बॉडी में, डायरिया कॉज नहीं करेगा, स्पेशली इन्फेंट्स में। इन्फेंटाइल डायरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा रोटावायरस। क्या है, रोटावायरस। रोटावायरस के लिए वैक्सीन भी दी जाती है, बच्चों के में 3 डोज दिए जाते हैं। रोटारिक्स, रोटावैक, 2 तरीके की वैक्सीन होती है, एक के 3 डोज दिए जाते हैं, एक के 2। जब पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है उसी के साथ में इस वैक्सीन को भी दिया जाता है। तो आपको याद रखना है रोटावायरस बच्चों में सबसे ज़्यादा डायरिया कॉज करेगा और इसको प्रिवेंट करने के लिए रोटावायरस वैक्सीन है जो दी जाती है। नेक्स्ट इज TB positive patient is on DOTS treatment, complaint that his urine becomes orange. The nursing officer knows this is the common side effect of which medicine। तो TB पॉजिटिव पेशेंट है, क्या है, TB पॉजिटिव पेशेंट है, डॉट्स ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, जो कि 6 महीने एटलीस्ट ड्यूरेशन पूछे तो कितना होता है, इनिशियल 6 मंथ तक। तो यहाँ पर उसकी यूरिन का कलर ऑरेंज हो रहा है। तो एज अ नर्स आप क्या कहेंगे, किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन या प्रिथाम्ब्यूटोल।
टीबी पॉजिटिव पेशेंट है, डॉट्स ट्रीटमेंट चलता है उसका, तो यदि कंप्लेंट करता है कि यूरिन रेड ऑरेंज कलर की होती है, मतलब पर्सन को ये क्या है, रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट है। किसका? रिफाम्सिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन से तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज होगी। और यहाँ पर जो बाकी है अदर मेडिकेशन, इनसे भी साइड इफेक्ट होते हैं। न्यूरोपैथी होगी आपको। तो यहाँ पर जो टीबी पॉजिटिव पेशेंट में यदि रेड ऑरेंज कलर की यूरिन कहते हैं, दैट मीन्स पर्सन को रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट हुआ है। और जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन का कहें तो इसका सबसे जो ये कहेंगे हम कॉम्प्लिकेशन कहेंगे या फिर साइड इफेक्ट कहेंगे, वो होगा 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज करना, मतलब ऑडिटरी नर्व। इससे पर्सन है जो बहरा भी हो सकता है, डीफनेस। नेक्स्ट इज क्लार्क रूल इज यूज्ड फॉर। तो क्लार्क रूल किसके लिए यूज किया जाएगा? इवैल्यूएटिंग द आईक्यू ऑफ चाइल्ड, इवैल्यूएटिंग द चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग्स, या फिर नन ऑफ द अबव। क्लार्क रूल यूज किया जाता है जनरली पीडियाट्रिक में ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए, बच्चों में ड्रग का डोज कैलकुलेट करने के लिए। यंग फार्मूला हो गया, क्लार्क हो गया, तो ये सभी क्या है, बच्चों में मेडिकेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो जो यहाँ पे क्लार्क रूल है, बच्चों में पीडियाट्रिक में डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन। तो लंबर पंचर है जो कहाँ पे किया जाएगा? C2 एंड L4 में, L1 L2 L4 L5 L2 L3। तो सबसे जो कॉमन लंबर पंचर के लिए साइट चूज की जाती है वो होती है L4 एंड L5। क्या है? L4 एंड L5। L3 to L4 भी यूज़ की जाती है, लेकिन कॉमनली है जो L4 L5 है जो यूज़ की जाएगी। लेकिन एग्जाम में आपको L4 L5 ना हो, L3 L4 हो, तो आप उसको मार्क भी कर सकते हैं। पोजीशन पूछें तो सी से पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन एग्जाम में प्रोसीजर करते हुए जरूर पूछा जाता है। और लंबर पंचर में किया क्या जाएगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए है जो लंबर पंचर और स्पाइनल टेप है जो किया जाएगा। L3 L4 में भी किया जाता है और L4 L5 में भी किया जाता है, लेकिन सबसे कॉमन L4 L5 में होगा। नेक्स्ट इज विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा टर्म है जो एमनियोटिक फ्लूइड की यदि कमी हो जाती है, सफिशियंसी होती है, तो उसके लिए यूज करेंगे ओलिगोयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियास या फिर हाइपरएमेसिस। कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है? कम होने के लिए यूज़ किया जाएगा ओलिगो। क्या है? ओलिगोहाइड्रोमनियस। ओलिगोयूरिया का मतलब तो है कि 400 ml से भी कम यूरिन पास करना। हाइपरएमेसिस का मतलब है वॉमिटिंग। पॉलीहाइड्रोमनियस का मतलब ज़्यादा, ओवर होना, 2000 ml से भी ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का होना। अब यहाँ पर ओलिगो का मतलब है कि कम होना, कितना? 500 ml से भी कम होना तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस, और 2000 ml से ज़्यादा होना मतलब क्या? पॉलीहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट इज इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप इफ इट सेफर टू क्रॉस मैच विथ विच ब्लड ग्रुप। तो यदि इमरजेंसी में पर्सन को पता नहीं है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है और उसको ब्लड ग्रुप आपको चढ़ाना है, तो कौन सा चढ़ाएंगे? O नेगेटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव या फिर नन ऑफ द अबव। सीधा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। इमरजेंसी में पर्सन की ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच किया जाए, तो आप उसको कौन सा ब्लड ग्रुप है जो देंगे? तो वो होगा O नेगेटिव। कौन सा? O नेगेटिव। और यदि रिसीव करने की बात करें यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो वो होगा AB पॉजिटिव, मतलब वो किसी का भी ले लेगा, किसी का भी ब्लड ग्रुप ले लेगा AB पॉजिटिव वाला पर्सन। लेकिन डोनर की बात करें हम तो वो होगा O नेगेटिव। नेक्स्ट इज व्हेन द पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसीडर्ड। तो प्रेगनेंसी में पोस्ट मैच्योरिटी कब कंसीडर की जाएगी? आफ्टर 40 वीक, आफ्टर 42 वीक्स, आफ्टर 41 वीक्स या फिर आफ्टर 39 वीक्स। तो प्रेगनेंसी में जो पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट मैच्योरिटी कहें हम, तो नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो होती है 37 वीक की। कितना? 37 वीक की, 37 हफ्तों की। लेकिन जो यदि आपको पूरा डॉक्टर जब टाइम देते हैं आपको वेट एंड वॉच करने के लिए कहते हैं, वो होता है 42 वीक्स का। लेकिन जब यही प्रेगनेंसी 42 वीक से भी आगे खिंच जाए, तब डॉक्टर क्या करते हैं, या तो इंड्यूस करके देखेंगे, इंड्यूस में नहीं होता तो LSCS करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे।
तब यहाँ पर पोस्ट मैच्योरिटी को कंसिडर किया जाएगा 42 वीक में। कितना? 42 वीक। आफ्टर 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इट्स कंसिडर्ड इन पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। और जो बच्चा डिलीवर होगा वो कहलाएगा पोस्ट टर्म बेबी। क्या है? पोस्ट टर्म बेबी। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स यदि परफोरेट होती है मतलब बस्ट होती है तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। अपेंडिक्स की साइट पूछी जाती है। यहाँ पर जो पेन पूछा जाता है, जो मैकबर्नी पॉइंट है वो पूछा जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको अपेंडिक्स से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है परफोरेट होने का अपेंडिक्स के बाद का तो वो होगा पेरिटोनाइटिस। क्या है? पेरिटोनाइटिस। जो आपकी एब्डोमेन की लाइनिंग है जिसको हम पेरिटोनियम कहेंगे, जब अपेंडिक्स बस्ट होगी तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया भी निकलेंगे। फिर यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेंगे? पेरिटोनियम को इन्फेक्ट करने का काम करेंगे। पेरिटोनियम आपके एब्डोमेन की जो लेयर है, कवरिंग है, लाइनिंग है, वो कहलाएगी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? पेरिटोनाइटिस। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है अपेंडिक्स परफोरेट होने का, बस्ट होने का, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैन्युला। तो नेजल कैन्युला से कितनी ऑक्सीजन फ्लो होगी? 1 से 4 लीटर, 5 से 8 लीटर, 1 से 3 लीटर या फिर 1 से 8 लीटर। तो जो ऑक्सीजन फ्लो की बात हो रही है तो ये होगी 1 से 4 लीटर। किससे? नेजल कैन्युला से। फ्लो रेट होता है जनरली नेजल कैन्युला से 1 से 4 लीटर होता है, जो कि 24 से 40% ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। लेकिन सबसे अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई पूछते हैं तो होती है वेंचूरा से। किससे? वेंचूरा से। लेकिन यहाँ पर नेजल कैन्युला से पूछे तो 1 से 4 लीटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी को प्रॉपर फीड हो रहा है आपके ब्रेस्ट से या नहीं है, कैसे पता चलेगा? बेबी रेस्टलेस रहेगा, गुड सकिंग रिफ्लेक्स होगा, क्राइज फ्रिक्वेंटली या फिर पास यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे। जब भी न्यूबॉर्न बेबी को आप चेकअप के लिए ले जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है दिन में कितनी बार सुसु पोटी किया है, कितना सोता है। तो यहाँ पर यही चीज़ चेक की जाती है कि आपको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो अच्छा इंडिकेशन है मतलब बच्चे का प्रॉपर फीड होकर पेट फुल हो रहा है, तो एक तो होता है कि बच्चा फीड करके एटलीस्ट 2 घंटे तक का कंटिन्यू नैप लेगा, सोएगा। या फिर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो बच्चा 8 से 10 बार से ज़्यादा यूरिन पास करेगा। एक दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करेगा, इसे 10 से ज़्यादा ही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सही अच्छे इंडिकेशन मतलब बच्चे को प्रॉपर आपके ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है तो उसका पेट है जो फुल हो रहा है, ये क्या गुड इंडिकेशन है किसके? कि आपको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है और बच्चे का प्रॉपर टमी जो हर एक एग्जाम में आया है अभी तक तो आया है, अभी नेक्स्ट टाइम की गारंटी नहीं आता है या नहीं। एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। ये एग्जाम में आपको आता है मैकबर्नी पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है कि अपेंडिसाइटिस में पेन कहाँ पे मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट में। तो अपेंडिसाइटिस में पेन किस क्वाड्रेंट में होगा? एब्डोमेन के किस क्वाड्रेंट में पेन होगा? तो अपेंडिसाइटिस में यदि पेन की बात करते हैं हम तो ये होगा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, सॉरी राइट लोअर क्वाड्रेंट में। जो क्वाड्रेंट का मतलब है 4 हिस्से, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 हिस्से। अब यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया के जो क्वाड्रेंट की हम बात करें तो यहाँ पर अपेंडिसाइटिस में पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पे? राइट लोअर क्वाड्रेंट। और इसके लिए हम क्या कहते हैं? मैकबर्नी पॉइंट। ये रहा मैकबर्नी पॉइंट, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस लेटरली ऑन द लाइन। और ये पेन है जो जनरली इस पेन को हम क्या कहते हैं? मैकबर्नी पॉइंट। पेन कहाँ पे फील होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। लेफ्ट साइड आप प्रेस करेंगे, राइट साइड आपको पेन फील होगा। नेक्स्ट वन इज द लेरेंजियल मास केयरवे लोकेशन। तो लेरेंजियल मास केयरवे कहाँ लगाया जाए? ग्लोटिस में, इनफॉर्मेलिटीज, सुप्राग्लोटिक या फिर एंडोट्रैकियल। लेरेंजियल मास केयरवे की लोकेशन की हम बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है सुप्राग्लोटिक रीजन में। कहाँ पे? सुप्राग्लोटिक अपर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स जिसको हम कहेंगे
क्या है, अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स और सुप्राग्लोटिक वे में यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। जो हिस्सा क्या है, 3 पार्ट होते हैं जनरली लैरिंग्स के, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। तो सुप्राग्लोटिस मतलब कि एपिग्लोटिस भी रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप कहेंगे, ताकि जो आपका एयरवे और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला पार्ट है उसको क्लोज करके रखेगा, ताकि आपका जो फूड है कहाँ पे ना जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए। तो यहाँ पर जो 3 पार्ट होंगे, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिस और सबग्लोटिस, तो जो एयरवे, जो लैरेंजियल मास्क एयरवे है, कहाँ पे ऐड किया, इंजेक्ट किया जाएगा, सुप्राग्लोटिक रीजन में। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमन्स। तो ह्यूमन बीइंग में सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है, सबको पता है। ऑप्शन में ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड, डायफ्राम या फिर स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड। तो जो एक मेन मसल है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले हिस्से को और एब्डोमिनल एरिया को डिवाइड करने का काम भी करती है, वो है डायफ्राम। ये देखिए यहाँ पर डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो कि पैरासूट शेप में रहेगी, ऊपर के हिस्से को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऊपर की तरफ जब सांस लेंगे छोड़ेंगे तो ये मसल आपके जो एब्डोमेन और चेस्ट के बीच के हिस्से को सेपरेट करने का काम करती है। ये क्या है, डायफ्राम, जो कि थिन स्केलेटल मसल है, जो कि चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में रहेगी। तो जनरली जब भी आप सांस लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स व्हेन यू इनहेल, तो आपके लंग्स को ऊपर नीचे मतलब सांस लेने छोड़ने में जो हेल्प करती है वो क्या है, डायफ्राम मसल। नेक्स्ट वन इज द ब्लीरोथ फर्स्ट एंड ब्लीरोथ सेकंड इज द सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर। ब्लीरोथ फर्स्ट सेकंड प्रोसीजर किसके लिए किए जाते हैं, लंग्स कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए। तो ब्लीरोथ फर्स्ट और ब्लीरोथ सेकंड है जो सर्जिकल प्रोसीजर है, ये गैस्ट्रिक कैंसर के लिए किए जाएंगे। किसके लिए, गैस्ट्रिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए किए जाएंगे। ब्लीरोथ फर्स्ट है जो मोर फॉर्मली ब्लीरोथ ऑपरेशन फर्स्ट इन ऑपरेशन विच द पाइलोरिस इज रिमूव्ड। यहाँ पर देखिए एनास्टोमोसिस जब टर्म यूज किया जाता है मतलब कुछ सिला जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ब्लीरोथ फर्स्ट में यहाँ पर गैस्ट्रिक कैंसर में आपके स्टमक की पूरी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पर ब्लीरोथ फर्स्ट में पाइलोरस सेक्शन को रिमूव किया जाएगा और सीधा स्टमक को ड्यूडेनम से एनास्टोमोस मतलब अटैच कर दिया जाएगा। ब्लीरोथ सेकंड है, ब्लीरोथ सेकंड है, इसमें पूरे स्टमक को ही रिमूव कर दिया जाएगा। कट एंड ऑफ द स्टमक इज क्लोज्ड। यहाँ पर रिमूवल ऑफ द स्टमक यदि कहें तो जो ब्लीरोथ सेकंड है इसको पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कहा जाता है। क्या है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कहा जाएगा। यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जो ब्लीरोथ ऑपरेशन फर्स्ट है, इसमें पाइलोरस को रिमूव करके ड्यूडेनम से अटैच कर देंगे स्टमक को, डिस्टल एंड इज एनास्टोमोस टू द ड्यूडेनम। लेकिन जो ब्लीरोथ सेकंड है इसमें पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी इसको हम कहेंगे, क्योंकि इसमें स्टमक को रिमूव कर दिया जाएगा और सीधा जो जेजुनम है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम, वहाँ से सीधा कनेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द BFHI लॉन्च्ड, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था, 1991 में, 1989, 1990 या फिर 1992। तो जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लाया गया था, लॉन्च हुआ था 1991 में। कब, 1991 में। यूनिसेफ और WHO ने मिलकर इसको 1991 में लॉन्च किया था। लेकिन यहाँ पर यदि एग्ज़ाम में आपको आता है कि लॉन्च कब हुआ, तो 1991 में। इसका जो इनिशिएशन तो लिया गया था 1990 में, लेकिन इसको पूरे तरीके से लॉन्च किया गया था कब, 1991 में। और WHO और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। और इसका जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्यों लाया गया था, मिल्क के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, तो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। इसके तो 10 प्रैक्टिस थी। फर्स्ट थी कि रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए सभी हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर स्टाफ को पता होना चाहिए, सभी हेल्थ केयर स्टाफ को ट्रेंड होना चाहिए इस पॉलिसी को लेके, सभी प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है कि किस इसके क्या एडवांटेज है, ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ विद इन 1 आवर के स्टार्ट करना है,
अकॉर्डिंग टू दैट जो BFHI था। फिर मदर को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है डमी पर कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, किस तरीके से आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हेल्दी रख सकते हैं। क्लियर है। रूमिंग इन सर्विसेज भी इसी प्रोग्राम के तहत लाई गई थी, BFHI के तहत। नेक्स्ट वन इज नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ चाइल्ड हु वॉज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफिक टू रूमेटिक फीवर। तो यदि एज अ नर्स आप रूमेटिक फीवर है, किसी पर्सन को सस्पेक्ट है, कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, तो कौन सी हिस्ट्री बताएगी अब जब आप बच्चे की पेरेंट्स हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि बच्चे को रूमेटिक फीवर हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग फॉर लास्ट 3 days, अ फीवर दैट स्टार्टेड 2 days बैक, या फिर रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस। रूमेटिक फीवर का सबसे मेन कॉज होता है फेरेंजाइटिस, लेकिन ऐसा नहीं कि 4-6 महीने में एक बार फेरेंजाइटिस हुई तो वो एपिसोड, मतलब बार बार फेरेंजाइटिस यदि बार बार होता है तो रूमेटिक फीवर कॉज कर सकता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज एड्स इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो बच्चों में कैसे पता चलेगा कि बच्चे को एड्स हुआ है? बच्चों में कैसे पता चलेगा कि बच्चों को एड्स हुआ है? क्रिप्टोकोकस कॉजिंग डायरिया, रैशेस ऑन एक्सट्रीमिटीज, कापोसी, सार्कोमा, रिकरेंट कैंडिडियासिस सीन। तो एड्स यदि किसी को होता है तो एड्स अकेला नहीं होता, क्योंकि इसमें आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पूरा हिल जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा। तो अब जब एड्स आपको होता है तो दूसरे इन्फेक्शन बहुत इजीली आपको हो सकते हैं। तो यदि बच्चों की बात की जा रही है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम बात करते हैं तो वो कैंडिडियासिस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। बार बार यदि बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए एड्स की जांच भी की जाती है। यदि बड़ों में हम बात करते हैं तो एड्स के साथ जो एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है वो होता है जनरली ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? पल्मोनरी टीबी। एड्स वाले पर्सन में पल्मोनरी टीबी बहुत फास्ट तरीके से क्या होगी, एंटर करेगी और ग्रो होगी आपकी बॉडी में, इसीलिए पर्सन एड्स के कंपेयर में टीबी से मर जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। यदि पर्सन ने एड्स का इलाज नहीं करवाया, एड्स के साथ साथ तो आप ठीक होंगे ही होंगे, लेकिन एड्स के पहले आप ट्यूबरक्लोसिस होके निकल लेंगे। तो एड्स का जो एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जिसमें बचने के चांस पर कम हो जाते हैं होता है पल्मोनरी टीबी, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं। लेकिन बच्चों में पूछें तो रिकरेंट कैंडिडियासिस। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है एड्स को लेकर ही कि एड्स का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है, तो वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। याद रखना है, कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 T सेल्स काउंट 200 से भी कम हो जाना। डायग्नोस्टिक में आपका एलिजा आ जाएगा लेकिन कंफर्मेटरी नहीं आएगा। VDRL टेस्ट पूछे तो वो होगा सिफिलिस के लिए। ये बेसिक से टेस्ट, मतलब बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एड्स की मेडिसिन भी पूछी जाती है, तो हम इसी में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द मैन प्रेजेंटिंग सिम्टम इज पेक्यूलर ब्रेसी कफ। कौन सी कंडीशन है जिसका मेन सिम्टम है पेक्यूलर ब्रेसी कफ, मतलब बार्किंग कफ, कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी चलना। बार्किंग का मतलब भौंकना ही होगा। तो बार्किंग कफ किस डिसीज का सिम्टम होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस का, निमोनिया का, क्राउप का, कि ऑल ऑफ दी अबव। तो जो कंडीशन है क्या जिसमें भौंकने जैसी खांसी आएगी वो होती है क्राउप में। किसमें? क्राउप में, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जिसको लेरिंगोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी कहेंगे। क्या है? लेरिंगोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी कहेंगे। ये जनरली एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आपकी ट्रैकिया में भी स्वेलिंग आएगी और इसमें जो खांसी आती है कैसी होगी? बार्किंग, कैसी? कुत्ते के खांसने जैसी खांसी होगी। बार्किंग कब कहें तो क्राउप, 100 डेज कब कहें तो पर्ट्यूसिस। जो हेल्दी ट्रैकिया होगी आपकी इस तरीके से होगी, लेकिन जो बार्किंग कफ वाली खांसी आ रही है, आप क्राउप होता है तो आपकी ट्रैकिया में स्वेलिंग रहेगी इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेडक्टस आर्ट्रियोसिस इज ऑल एक्सेप्ट। तो पीडिया को क्लोज करने के लिए सभी मेडिसिन अपनाई जाती हैं किसी एक को छोड़कर। आइब्यूप्रोफेन, इंडोमेथासिन, A&B या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है।
पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती मेनली होती है आइब्यूप्रोफेन। कौन सी? आइब्यूप्रोफेन। लेकिन इंडोमेथासिन में यूज़ की जाती है, लेकिन कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ नहीं की जाती। इंट्रावीनस और है जो इंडोमेथासिन या फिर आइब्यूप्रोफेन है जो पीडीए के बच्चे को ट्रीट करने के लिए दी जाएगी। और पीडीए होगा किनको? जो प्रीमेच्योर इन्फेंट हुए हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर कभी भी है जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ नहीं की। ड्रग ऑफ चॉइस तो आइब्यूप्रोफेन और इंडोमेथासिन ही रहेगा किसमें? पीडीए के बच्चे को जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस उसको क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट इज क्लिनिकल साइन इज सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर इस इमेज में कौन सा साइन है जो एक एग्जामिनर चेक कर रही है? फोर्थगिल साइन, कैसल साइन, कैरनेट साइन या फिर ब्रुजिन्स्की साइन। तो यहाँ पर ये जो साइन चेक किया जा रहा है कहलाएगा आपका कार्नेट साइन। कौन सा? कार्नेट साइन। कौन सा साइन है? एक कार्नेट साइन। कार्नेट साइन है जो एक्यूट एब्डोमिनल पेन को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा। जब भी आप कहेंगे डॉक्टर के यहाँ जाकर कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर इस तरीके से आपको असिस्ट करेगा और ये कहलाएगा कार्नेट साइन। जो फोर्थगिल साइन है, फोर्थगिल साइन भी एब्डोमिनल या फिर मेडिकल साइन हम जिसको कहेंगे, तो एब्डोमिनल वॉल डज नॉट क्रॉस मिडलाइन एंड डज नॉट चेंज विथ फ्लेक्शन ऑफ द रेक्टस मसल। और ये साइन जनरली जब रेक्टस शीथ हेमेटोमा होगा उसमें देखने को मिलेगा। कैसल साइन स्प्लीनोमेगाली में देखने को मिलेगा, जो आपकी स्प्लीन में एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा तब होगा ये। तो कैसल साइन पूछें तो स्प्लीनोमेगाली, कार्नेट पूछें तो एब्डोमिनल पेन के लिए चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज लिए दिया था Which of the following response is expected in a mother when baby is sucking the breast? तो जब बेबी ब्रेस्ट सक करेगा तो मदर में कौन सी रिस्पॉन्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर मदर फील करेगी या फिर क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी? ऑप्शन में इंक्रीज ऑफ हाइपोथैलेमिक रिस्पॉन्स, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज ऑफ एड्रेनालिन। तो जब भी बेबी सक करता है क्या करेगा? बेबी सक करेगा तो कौन सा है जो लेवल बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो वो होगा ऑक्सीटोसिन का लेवल। यहाँ पर द बेबी सक्स ऑन द मदर्स ब्रेस्ट टू रिसीव द मदर्स मिल्क। तो जब भी बेबी सक करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर बेबी का जो सक करना है, बेबी का सक करना है निपल को क्या करेगा? ट्रिगर का काम करेगा नर्व सेल्स के लिए, जो कि ब्रेन को सिग्नल देंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करो। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तभी मिल्क है जो इजेक्ट होगा, बाहर आएगा। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो बढ़ेगा? वो होगा ऑक्सीटोसिन। द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेस। तो जब यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में रिटर्न ना हो पाए तब उसके लिए क्या कहेंगे? प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो यूट्रस जब अपनी वापस नॉर्मल साइज में आफ्टर डिलीवरी, जब यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस से रिवर्ट होती है, यदि वो रिवर्ट ना हो पाए तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा सब इन्वोल्यूजन। यदि वापस रिवर्ट बैक हो जाती है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? रिवर्ट बैक, वापस रिटर्न होती है नॉर्मल साइज में तो वो कहलाएगा इन्वोल्यूजन। इनकेस फेलियर ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस वापस रिवर्ट बैक नहीं हो पा रही है तो वो क्या कहलाएगा? सब इन्वोल्यूजन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन है यहाँ पर द मदर्स प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फुल टर्म न्यूबॉर्न। तो मान लीजिए यहाँ पर प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ है उसका वेट कितना होगा। टर्म न्यूबॉर्न डेवलप हुआ है, दैट मीन्स आफ्टर 37 वीक के बाद डेवलप हुआ है। प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम है, तो अब आप बच्चे का वेट बताइए कितना होगा। ऑप्शन में 3 kg, 4 kg, 2 kg या फिर 5 kg। अब यहाँ पर देखिए आप, नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट होता है वो होता है 500 ग्राम और जो बच्चे का नॉर्मल वेट होता है वो होता है अब 2.5 kg, 2500 ग्राम से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 kg, क्योंकि बच्चा फुल टर्म न्यूबॉर्न है। प्लेसेंटा का वेट यदि 500 ग्राम है तो बच्चे का वेट 3 kg होगा। क्यों? क्योंकि 1/6 ऑफ द बेबी वेट, जितना बच्चे का वजन होता है उसका 6वां हिस्सा किसका होता है?
प्लेसेंटा का, तो 1/6 ऑफ द बेबी वेट प्लेसेंटा का वजन होता है, इसीलिए का आंसर होगा 3 kg। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्मिज। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपको लगेगा कि आंसर क्या होगा। तो प्लेसेंटा का एट टर्म है, यदि जेस्टेशनल पीरियड टर्म है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा का वेट कितना होगा, 1/4 ऑफ द बेबी वेट, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, 500 ग्राम या फिर 900 ग्राम। तो प्लेसेंटा का वेट यहाँ पर नॉर्मल प्लेसेंटा का वजन होता है कितना, 500 ग्राम। लेकिन यदि इस तरीके से आपको 1/4 1/6 करके भी ऑप्शन में है तो आपको मार्क करना है 1/6 ऑफ द बेबी वेट। कितना, 1/6 ऑफ द बेबी वेट है जो प्लेसेंटा का क्या होगा, वेट होगा। यदि आपको 500 ग्राम और 1/6 है तो आपको 1/6 ऑफ द बेबी वेट के लिए मार्क करना होगा। नेक्स्ट वन इज प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट्स विथ। गर्ल्स में प्यूबर्टी है जो इनिशियल साइन है कौन से हैं, ग्रोथ स्पर्ट, मेनार्ची, मेनोपॉज, थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। तो गर्ल्स में यदि बात करें हम तो प्यूबर्टी की एज होती है 10 से 14 साल तक, कितनी, 10 to 14 ईयर्स गर्ल्स में क्या होती है प्यूबर्टी की एज। बॉयज़ में होती है 12 to 16 ईयर, कितनी, 12 to 16 ईयर बॉयज़ में, गर्ल्स में 10 to 14 ईयर। अब यहाँ पर प्यूबर्टी ऑनसेट के साइन क्या हैं, तो वो है थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। क्या है, थैलार्ची एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर है, क्या है, इनिशियल साइन है किसके, प्यूबर्टी के गर्ल्स में। तो यहाँ पर जो थैलार्ची है इसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ फिजिकल मैच्यूरेशन इन विच एन इंडिविजुअल बिकम्स फिजियोलॉजिकली कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फिजिकल मैच्यूरेशन होगा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एक सेक्सुअल या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैपेबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और LH हार्मोन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी क्या होगा, LH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉर मोर देन 24 आवर बिफोर डिलीवरी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर 37 completed week of delivery, pregnancy, rupture of membrane beyond 37 week of pregnancy but before onset of labor, rupture of membrane beyond 28 week of pregnancy but before onset of labor। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि डिलीवरी के 24 घंटे पहले मेम्ब्रेन का रप्चर होना, सेकंड ऑप्शन में कहा है कि 37 कंप्लीट वीक नहीं हो पाए उसके पहले रप्चर होना मेम्ब्रेन का, फिर थर्ड ऑप्शन में है कि जो मेम्ब्रेन है रप्चर है हो रही है कब, 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन लेबर के पहले, लेबर पेन आने के पहले। लास्ट है यहाँ पर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। तो प्री मैच्योर यहाँ पर पूछा है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होगा पहले, तो कब, 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद लेकिन लेबर पेन होने के पहले यदि मेम्ब्रेन रप्चर होती है उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बियॉन्ड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज द नर्स हु असिस्टेड द वेजाइनल डिलीवरी observe that after the delivery umbilical cord lengthens and gusts of blood flow from the vagina, the uterus becomes firm like a hard walls. She documents these observation as the sign of which condition। तो यहाँ पर एक नर्स है वेजाइनल डिलीवरी को असिस्ट कर रही है, तो यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी को असिस्ट करने के बाद नर्स क्या करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड है जो डिलीवर हो गई है। अब यहाँ पर 3 साइन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेंथनिंग एंड गस्ट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेजाइना। यूट्रस है जो हार्ड वॉल्स की तरफ फर्म हो रही है, ग्लोबुलर शेप में जा रही है। तो ये किसके साइन है, यूट्राइन अटॉनिक के, प्लेसेंटा प्रीविया के, हेमेटोमा के या फिर प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो यहाँ पर जितने साइन बताए हैं जो कि क्लासिकल साइन है किसके, प्लेसेंटल सेपरेशन के, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग, वेजाइनल ब्लड जो गस ऑफ वेजाइनल ब्लड है, और यूट्रस का है जो शेप है वो क्या होना, चेंज होना है, किसके साइन है, प्लेसेंटल सेपरेशन के क्लासिकल साइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है,
लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्या है, तो ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस, expulsion of fetus to expulsion of placenta, and last one is the observation at least 1 hour after the expulsion of placenta। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के जो साइन हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, सीवियरिटी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और ये जो सर्विक्स डायलेट है, फुली सर्विक्स डायलेट हो जाती है। कितनी होती है फुली सर्विक्स डायलेट, 10 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कौन सी है, ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड में सर्विक्स फुली डायलेट है, लेकिन बेबी एक्सपल्सन स्टेज जिसको हम कहते हैं, फीटल एक्सपल्सन और बेबी एक्सपल्सन स्टेज कौन सी है, सेकंड। प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज कौन सी है, थर्ड। और ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कौन सी है, तो वो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें नेक्स्ट है यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ बाइसॉप सर्वाइकल स्कोरिंग सिस्टम इंक्लूड्स। तो बाइसॉप स्कोरिंग होती है जिसमें हम लेबर पेन के किस तरीके से लेबर पेन आ रहे हैं, कितना डायलेट हुई है सर्विक्स, कितने % इफासमेंट हुआ है, ये चीज़ों के लिए। तो कंपोनेंट्स ऑफ बाइसॉप स्कोर सब हैं, किसी एक को छोड़कर, डायलिटेशन, कंसिस्टेंसी, इफासमेंट एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि बाइसॉप स्कोर में ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन सेंटीमीटर में मैक्सिमम कितना, 10 सेंटीमीटर। सर्वाइकल इफासमेंट परसेंटेज में, सर्विक्स कितने इफास्ड हुई है परसेंटेज में। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी वो चेक होगी, सर्वाइकल पोजीशन, फीटल स्टेशन, फीटल हेड एंड फीटल का रिलेशन क्या है, पहले कौन सी चीज़ें चेक की जाएंगी किसमें, बाइसॉप स्कोरिंग सिस्टम में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मैटरनल डेथ का, इन्फेक्शन, सब इन्वोल्यूजन, हेमरेज, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है मैटरनल डेथ का वो क्या होता है, वो होता है हेमरेज। कौन सा, हेमरेज। अब PPH, IPH या फिर APH हो सकता है। तो PPH की बात करें हम, तो PPH का मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन एटोनी। क्या होगा, यूट्राइन एटोनिसिटी। तो यहाँ पर जो मैटरनल डेथ है इसका मोस्ट कॉमन रीज़न पूछें तो क्या है, हेमरेज, PPH, IPH कुछ भी हो सकता है। फिर जो दूसरा मेन रीज़न होता है वो होता है हाइपरटेंशन, जिसमें हम क्लेम्सिया और प्री क्लेम्सिया है जो आ जाएंगे। तो यहाँ पर हेमरेज से कितने % तक होती है, 35% तक मैटरनल डेथ होती है। मैटरनल डेथ कंसीडर की जाती हैं कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42 डेज बाद तक डेथ हो जाती महिला की, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, मैटरनल डेथ। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ PPH। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग है जो यूज़ की जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, या फिर मिथार्जिन। तो यहाँ पर PPH को ट्रीट करने के लिए पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होगा मोर देन 500 ml ब्लड का लॉस होना, 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस होना क्या कहलाएगा, PPH। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में यदि सर्जिकल LSCS हुआ है तो 1000 ml और 1 लीटर। तो PPH के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन इनमें से यूज होगी कौन सी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहेगा, IgA, IgG, IgD या फिर IgM। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहेगा इम्यूनोग्लोबुलिन वो होता है IgA। जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है वो है IgG। आपको याद रखना है, इम्यूनोग्लोबुलिन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको। जो ब्रेस्ट मिल्क में है उसके लिए क्या कहेंगे, IgA, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है IgG। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइन कौन से हैं, फीटल हार्ट बीट, एमनोरिया, फटीग, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रैम्प्स। तो पॉजिटिव साइन कौन सा है प्रेगनेंसी का, तो पॉजिटिव साइन है यहाँ पर फीटल हार्ट बीट। 3 टाइप्स के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, probable and positive। तो presumptive sign is also known as the subjective sign, that means you speculate, unconfirmed sign है, presume किया है आपने
अंदाज़ा लगाया है अपने आप से कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ पर जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, फटीग होगा, हेमनोरिया होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, ब्रेस्ट चेंज होगा, डार्कनिंग देखने को मिलेगी फेस पर, एब्डोमेन पर। तो ये क्या है, आपने प्रेज्यूम किया है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। फिर दूसरा आता है यहाँ पर प्रोबेबल साइन, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जामिनर ने चेक किए हैं। क्या है, एग्जामिनर ने चेक किए हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट है प्रिजम्पटिव, वो आपने बताया है, इसीलिए उनको सब्जेक्टिव साइन कहा गया है। तो यहाँ पर प्रोबेबल में कौन कौन से होंगे, गॉर्डेल्स, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, चैडविक साइन, दैट मीन्स ब्लूइश कलर सर्विक्स वेजाइना, हैगर साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एब्डोमेन की साइज बढ़ी हुई रहेगी, स्ट्रेच मार्क होंगे, बलॉटमेंट देखने को मिलेगी, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, फीटल आउटलाइन आपको पाल्पेट होगी। लास्ट आता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में जब तक कंफर्म नहीं किया जाता, जब तक फीटल हार्ट बीट, यूएसजी, फीटल आउटलाइन मूवमेंट है जो दिखाई ना दें। नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, तो वो है इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, MMR, हेपेटाइटिस बी, DPT या फिर DT। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है वो होती है रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन। कौन सी, रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन। तो यहाँ पर जो रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन है वो क्या है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, MMR वैक्सीन, जो कि क्या रहेगी, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। और जो वैक्सीन प्रेगनेंसी में दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, TT, TDAP, इनएक्टिवेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वेरिसेलाइन, BCG और MMR। तो BCG तो 1 ईयर तक ही दी जाती है, तो फिर वो हम नहीं देंगे। MMR, वेरिसेला और लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है क्या रहेंगी, कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिस्क फॉर एन इमोबिलाइज्ड क्लाइंट। तो यदि क्लाइंट इमोबिलाइज है तो क्या रिस्क होने के चांसेस होंगे, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। तो यदि पर्सन इमोबिलाइज है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो क्या होने के चांसेस होंगे, हाइपरकैल्सीमिया। क्या होंगे, हाइपरकैल्सेमिया, जो कि इमोबिलाइजेशन के कारण होगा। इंक्रीज्ड बोन रिमॉडलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर पर्सन के लिए जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर एक क्या है, हाइपर कैल्सीमिया। जो पर्सन लंबे टाइम से इमोबिलाइज हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनको हाइपर कैल्सीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी फॉर गिविंग इवैक्यूएंट एनीमा इन एडल्ट। तो एडल्ट में यदि इवैक्यूएंट एनीमा दिया जाना है तो कितना सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा, 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। तो यदि एनीमा की बात करें, इवैक्यूएंट एनीमा का मतलब है कि जो फीकल मटेरियल है उसको हमें बाहर निकालना है, इवैक्यूएट करना है। तो जो एनीमा दिया जाएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन से दिया जाता है जनरली। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम एनीमा देंगे तो कितना फ्लूइड यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन यूज़ करेंगे 500 से 1000। इन सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी द ड्रग ऑफ चॉइसेस। तो यहाँ पर सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी होती है यदि, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, दैट मीन्स डिगॉक्सिन यदि ओवरडोज हो जाता है, क्या है, डिगॉक्सिन ओवरडोज हो जाता है या फिर डिजिटालिस एजेंट की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है जो हम उसके इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है फेनिटोइन, प्रोप्रानॉल, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन या फिर फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। तो यहाँ पर क्या है जो हम यूज़ करेंगे, तो डिजिटालिस टॉक्सिसिटी और डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हम सबसे पहले दे सकते हैं एज एन एंटीडोट के तौर पर, तो वो होगा फैब फ्रेगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। क्या होगा, फैब फ्रेगमेंट फॉर डिजिटालिस एंटीबॉडी, ये तो सबसे पहले देंगे।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिगॉक्सिन टॉक्सिटी का अर्ली साइन, तो वो होता है एनोरेक्सिया। अर्ली साइन क्या होता है? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। क्या है? अर्ली साइन है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, तो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है अंडर द टंग सबलिंगुअल दी जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट क्या है? एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड बीपी या फिर हेडेक। तो नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है एंजाइना पैक्टोरिस के पेन को, जो चेस्ट पेन होगा उसको कम करने के लिए सबलिंगुअल दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो वो हेडेक। क्या होगा? हेडेक। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वॉज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज, तो सबसे पहली पेंडेमिक महामारी है जिसको ब्लैक डेथ कहा गया था वो कौन सी है? रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो कोविड तो अभी हुआ था, लेकिन इसके पहले है जो कई साल पहले है जो क्या फैला था? प्लेग, जिसको भी महामारी कहा गया था। प्लेग में कोरोना से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, तो यहाँ पर प्लेग को क्या घोषित किया गया था उस टाइम पर? महामारी। नेक्स्ट वन इज पैगेट्स डिसीज इज, तो पैगेट्स डिसीज किस टाइप की डिसीज है? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, बोन और कार्डियक डिसऑर्डर। पैगेट्स डिसीज किस टाइप की डिसीज है? तो ये है बोन डिसऑर्डर। क्या है? बोन डिसऑर्डर, जो कि क्रॉनिक बोन रिमॉडलिंग डिसऑर्डर है। पैगेट डिसीज में बोन्स देखिए यहाँ पर स्पाइरल शेप में हो जाएंगी, बोन्स क्या हो जाएंगी? टर्न टाइप में हो जाएंगी। तो ये क्या है यहाँ पर? ये है पैगेट्स डिसीज। नेक्स्ट वन इज बोन डिस्फेजिया इज ड्यू टू, तो बोन डिस्फेजिया क्यों होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट और फॉल्ट न्यूट्रिशन। तो बोन डिस्फेजिया होगा क्यों? बोन्स में फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। किसके कारण? बोन्स में फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण है जो क्या होगा? बोन डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बोन डिस्फेजिया। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो बोन डिस्फेजिया को स्केलेटल डिस्फेजिया भी कहा जाता है या फिर ऑस्टियोकॉन्ड्रोडायस्प्लासिया, जो कि एक हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ हेरिटेबल डिसऑर्डर है जिसमें बोन्स की ग्रोथ है जो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, साइज एबनॉर्मल होगी। स्केलेटल जो लॉन्ग बोन्स हैं वो क्या रहेंगी? डिसप्रोपोर्टिंग रहेंगी, जिस मैनर में होना चाहिए उसमें नहीं होंगी। तो इसको क्या कहा जाएगा? बोन डिस्फेजिया, स्केलेटल डिस्फेजिया। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ न्यूनेट इज, तो एक न्यूनेट बेबी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होगा? 14 से 16 ग्राम परसेंट, 16 से 18 ग्राम परसेंट, 12 से 14 ग्राम परसेंट और 10 से 12 ग्राम परसेंट। तो यदि यहाँ पर बात की जा रही है हीमोग्लोबिन की न्यूनेट बेबी में, तो कितना होता है? 16 से 18 ग्राम परसेंट। कितना? 16 से 18 ग्राम परसेंट है जो हीमोग्लोबिन रहेगा किसमें? न्यूनेट बेबी में। नेक्स्ट वन इज लाइमी डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रो, लाइमी डिसीज है कैसे ट्रांसमिट होगी? टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और नन ऑफ दी अबव। किसके थ्रू? ह्यूमन में है जो ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ पर सेक्स एक्टिविटी के कारण है जो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिली है कि होगी। यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन और किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे कि ट्रांसमिट कैसे होगी। लाइमी डिसीज जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होगी, बोरिएला बुर्गोफ्री क्या है? बहुत ही रेयरली होने वाली है। लेकिन ये बाइट कैसे होगी? इसका जो वेक्टर है वो क्या होगा? टिक्स होंगी, ब्लैक लेग्ड टिक्स होंगी जिसके थ्रू होगी। तो ब्लैक लेग टिक्स जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगी तो वो भी क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा और उसके साथ में ये हाईली कंटेजियस है। तो जो पर्सन क्या करेगा? टच करेगा, उसको होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था?
ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पढ़े भारत कैंपेन लाया गया था, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था अप्रैल 2022 तक के लिए। तो यहाँ पर जो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च 100 डेज रीडिंग कैंपेन, 100 दिन का रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया था पढ़े भारत, जो कि 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक के लिए रखा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन इज Which one of the following countries is not a member of North Atlantic Treaty Organization? तो यहाँ पर नाटो का मेंबर कौन सा देश नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि अभी लास्ट 4-5 मंथ पहले से ही जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको ऐड किया है। नाटो का मेंबर कौन सा देश नहीं है? चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया या फिर रसिया। तो जो नाटो का कंट्री देश नहीं है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर रसिया। 30 कंट्री है टोटल इसके, वो भी चेंज होते रहते हैं। अभी तक 30 कंट्री हैं। इंडिया है जो परमानेंट कंट्री देश नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है। यूक्रेन बनने वाला था, लेकिन बहुत सारे यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध हुआ, तो अभी आई थिंक यूक्रेन भी नहीं बन पाया है। टोटल 30 कंट्री हैं जो नाटो के देश हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में, रोम में, स्विट्जरलैंड या फिर न्यूयॉर्क में। तो जो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। लोगो देखिए आप लोग ध्यान से, ब्लू एंड वाइट दिख रहा है जो। तो यहाँ पर लोगो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यूनिसेफ का लोगो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द लोगो। तो यहाँ पर एक इसका लोगो दिखाई दे रहा है, WHO का, FAO का, ILO का या फिर UNDP का। तो ये जो लोगो दिख रहा है यहाँ पर एक इसका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। डायरेक्टर ऑफ चीफ है टेड्रोस एधनोम। क्या है इनके डायरेक्टर कौन है? टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वाज रिप्लेस्ड बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया? तो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम को रिप्लेस किस प्रोग्राम ने कर लिया था? ICDS ने, RCH ने, MCH ने या फिर NRHM ने? तो CSSM प्रोग्राम हमने पढ़ा है, सर्किल टाइप से जो एक इमेज देखने को मिलती है, तो वही है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो इसको CSSM प्रोग्राम को रिप्लेस किया था RCH प्रोग्राम ने। CSSM 1992 में रहा है। उसके बाद इसको रिप्लेस किसने कर लिया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ने। नेक्स्ट वन इज विच कमिटी इज ऑल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी? तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी किसको कहा जाता है? भोर, मुदलियार, चड्डा और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो भोर कमेटी है इसको क्या कहा जाता है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। मुदलियार कमेटी को कहा जाता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। लेकिन हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी का है तो कौन है इसके चेयरमैन? जोसेफ भोर। कौन है? सर जोसेफ भोर। 1946 में लाई गई थी। यहाँ पर जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी वो थी हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी की, वो थी PHC। क्या है? PHC है जो यहाँ पर हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी में ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? फर्स्ट लाइन ड्रग टू ट्रीट द गट। तो गट को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होगी? एलोप्यूरिनॉल, पैरासीटामोल, क्विनिन या फिर डाइक्लोफेनिक। तो गट को ट्रीट करने के लिए गट में क्या होगा? यूरिक एसिड का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा जॉइंट्स में। तो अब यहाँ पर जब यूरिक एसिड क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए, गट को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज़ होगी, वो क्या होगी? एलोप्यूरिनॉल। क्या होगी?
एलोप्यूरिनोल इट्स अ गट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट्स। और यहाँ पर जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा बनेंगे, जिसके कारण बनेंगे ज़्यादा और डिपॉजिट भी होंगे तो क्या कॉज करेंगे? गट। अब एलोप्यूरिनोल एक ऐसी मेडिसिन है जो कि यूरिक एसिड को लेवल को कम करेगी। क्या करेगी? यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगी। या फिर जो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया है आपकी बॉडी ने बनाया है तो उसको किडनी के थ्रू क्या करेगी? ये फिल्टर करने का काम करेगी। एलोप्यूरिनोल ड्रग ऑफ चॉइस गट के साथ साथ यदि किडनी स्टोन्स हैं तो उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द एंटीबॉडीज इज लाइकली टू इम्पेयर द हियरिंग। तो इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट का कॉज रीजन बनेगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है जो हियरिंग प्रॉब्लम करेगी? तो वो होगी यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी एंटीबायोटिक? स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी की जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग हैं उनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कर सकती है? हियरिंग इम्पेयरमेंट, इवन वेस्टिबुकोक्लियर नर्व्स को डैमेज करके हियरिंग इम्पेयरमेंट का काम है जो कर सकती है। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट वन इज मैन्यूवर इज यूज्ड टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाएगा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने में? हेमलेज, मिलिट्री, लियोपार्ड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो मैन्यूवर यूज़ किया जाएगा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने में वो क्या होगा? हेमलेज मैन्यूवर। यदि बच्चों में यही पूछे जिसको हम क्या कह सकते हैं? हाई बैक फ्लो एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो यहाँ पर जो इमेज में दिख रहा है आपको क्या है? हेमलेज मैन्यूवर अपनाया जा रहा है यदि अपर एयर में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो। नेक्स्ट वन इज जर्म सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो जर्म सेल थ्योरी किसने दी थी? रोनाल्ड रॉस ने, रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने, फिर वॉल्टर रीड ने। जर्म सेल थ्योरी दी थी किसने? लुइस पास्चर ने। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो फैमिली प्लानिंग मेथड है उससे ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव सच एज DMPA एंड NETN कंटेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर DMPA और जो NETN इंजेक्शन है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनमें क्या है जो केमिकल और कंटेंट रहेगा? ओनली एस्ट्रोजन, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन, बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन या फिर नन ऑफ द अबव। तो DMPA एंड NETN जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इसमें प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? प्रोजेस्ट्रॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो DMPA है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव DMPA डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन जो कि प्रोवेरा नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, अंतरा नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। याद रखना है आपको, अंतरा नाम से जो इंजेक्शन आता है वो क्या है? वो DMPA का ही इंजेक्शन है जो कि एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट करवाया जाता है। तो ये दोनों में क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्ट्रॉन है यहाँ पर एवरी मंथ और यहाँ पर जो DMPA है हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाएगा। एवरी 3 मंथ इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंतरा क्या है? तो अंतरा है जो गवर्नमेंट के फैमिली प्लानिंग मेथड है उसमें ऐड किया गया नई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है DMPA जो कि इंजेक्टेबल और यहाँ पर अंतरा को किस रूट से देते हैं? तो इंट्रामस्कुलर रूट से एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट की जाती है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज। कॉन्ट्रासेप्शन की नेचुरल मेथड क्या है? विड्रॉवल, कॉन्डोम, NSB या फिर कॉपर टी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की यदि नेचुरल मेथड पूछी है तो वो कौन सी है? कॉन्डोम, NSB और कॉपर टी। ये तीनों है जो नहीं होंगी। विड्रॉवल है जो क्या होगी? नेचुरल मेथड होगी। नेक्स्ट देखिए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? तो वो विड्रॉवल। NSB का मतलब होता है नो स्कैल्पेल वैसेक्टोमी। क्या है? नो स्कैल्पेल वैसेक्टोमी। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आती है फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड जिसको हम कहते हैं। तो कैलेंडर मेथड, सिम्टम बेस्ड मेथड जिसमें सर्वाइकल सीक्रेशन मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर आएगा। ओवुलेशन के टाइम पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब ओवुलेशन का टाइम आता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, हाई रहेगा। कॉइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉवल
एब्स्टिनेंस एंड लैक्टेशनल एमनोरिया। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेटल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग। तो कौन सा मेटल है जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर जिंक। तो जो कॉमनली यूज़ किया जाता है फैमिली प्लानिंग में मेटल वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर कॉपर। क्या है, कॉपर। कॉपर का मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट अफेक्ट द स्पर्म मोटिलिटी, अफेक्ट और रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी। तो ये क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी हो रही है तो उसको क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट सप्रेस द ओव्यूलेशन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की कौन सी मेथड है जिसमें ओव्यूलेशन को ही सप्रेस किया जाएगा, कॉन्डोम, कॉपर-टी, ट्यूबेक्टोमी या फिर माला एन। तो कौन सी मेथड है जिसमें ओव्यूलेशन होता है, एग बनने की जो प्रोसेस है उसको ही रोका जाता है। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस है जो कि क्या करेगी, या फिर मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की ओव्यूलेशन को रोकने का काम करेगी, सप्रेस करने का काम करेगी, तो वो यहाँ पर माला एन। क्या है, क्या करेगी, ओव्यूलेशन प्रोसेस को सप्रेस करने का काम करेगी। एग्जाम में अब ओव्यूलेशन सप्रेस नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको माला एन से एक आएगा। माला एन माला डी से किस तरीके से अलग है, माला एन का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या है, टोटल कितनी पिल्स होती हैं। तो यहाँ पर माला एन का है जो, जिसको हम माला एन और कंबाइंड ओसीपी पिल्स के नाम से भी जानते हैं। सीओसी का मतलब है यहाँ पर कंबाइंड ओसी पिल्स दैट आर यूज्ड टू हॉर्मोन्स, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहेंगे, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी फ्रॉम टेकिंग प्लेस बाय स्टॉपिंग द ओवुलेशन। तो ओवरी रिलीज करती है, उस प्रोसेस को ही स्टॉप करेंगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो माला एन है इसका कॉम्बिनेशन पूछे तो क्या, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन रहेंगे। इसमें जो पिल्स आती हैं 28 पिल्स होती हैं, टोटल पूछें 28 पिल्स होती हैं, जिसमें से 21 हार्मोनल पिल्स होती हैं, 7 नॉन हार्मोनल आयरल पिल्स हैं जो रहेंगी। यहाँ पर आपको इस तरीके से पैकेट है जो अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज माला डी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो माला डी किस टाइप का एग्जाम्पल है, टैबलेट, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, पिल फॉर्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो माला डी और माला एन किस टाइप का एग्जाम्पल है, दोनों किस टाइप का है, फिल फॉर्म का। किसका, फिल फॉर्म। अब माला डी और माला एन, तो हमने अभी माला एन पढ़ा। माला डी है जो स्टार्ट कब से करते हैं, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड से। इसमें भी 28 पिल होती हैं, जिसमें 21 होती हार्मोनल, 7 नॉन हार्मोनल होंगी, आयरस, पेरस, फिमरेट की टेबलेट होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से है जो क्या होगी, माला डी है जो रहेगी। नेक्स्ट इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर न्यूली वेड कपल्स मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो किसी की नई शादी हुई है तो उसके लिए आप कौन सी मेथड अपनाने को कहेंगे। यदि वो आफ्टर शादी के बाद बच्चा कंसीव नहीं करना चाहता तो कौन सी मेथड अपनाने के लिए आप उसको कह सकते हैं, या फिर उसके लिए बेस्ट मेथड होगी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर-टी, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। तो यहाँ पर जिनकी नई शादी है तो उनको ना तो हम आईयूडी इंसर्ट करने के लिए कहेंगे, ना ही कॉपर-टी के लिए कहेंगे। और यहाँ पर जो बचता है वो क्या है, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। क्या होंगे, कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स लेने के लिए कहेंगे। बेस्ट मेथड मानी जाती है जो न्यूली वेड्स कपल होते हैं उनके लिए। अब यदि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही फेल हो जाए, मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ की, अपनाई, किसी ने इवन स्टरलाइजेशन भी करवा दिया, उसके बाद भी क्या हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उसको हम बहुत सारे लोगों में कैसे चेक करेंगे, तो हम असेस कर सकते हैं पर्ल इंडेक्स के थ्रू। कैसे, पर्ल इंडेक्स के थ्रू हम उस चीज़ को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव आर एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। तो DMPA है यहाँ पर, किस रूट से इंजेक्ट किया जाएगा, IM, IB, SC या फिर ID। तो यहाँ पर DMPO प्रोवेरा है जो कि अंतरा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर किस रूट से इंजेक्ट की जाती है, हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलर रूट से इसको इंजेक्ट किया जाता है। अब इसमें कितना डोज होता है DMPA में, डिपॉक्सी मेड्रोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट में
तो 150 mg इंट्रामस्कुलर जो है यहाँ पर डोज दिया जाएगा, हर 3 महीने में दिया जाएगा, एवरी 3 मंथ में। इवन इसको लैक्टेशन यदि आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब भी दे सकते हैं। इंजेक्शन कैन बी डिलेड अप टू 4 वीक्स। तो यहाँ पर DMPA सबक्यूटेनियस दिया जाएगा। यदि DMPA IM दिया जा रहा है, यदि इंजेक्शन क्या हो जाए, डिले हो जाए 4 वीक तक, तो यहाँ पर आपको दूसरा डोज याद रखना है, सबक्यूटेनियस दिया जाएगा। तो कितना 104 mg दिया जाएगा अपर थाई में, एब्डोमेन में, और एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो मैंने जस्ट अभी बताया DMPA है जो यहाँ पर क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट इंटरफियर विद द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस इज। तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में इंटरफेयर करेगी कि नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन हम इम्प्लांट नहीं होने देंगे। ऑप्शन में कॉन्डोम, माला एन, कॉपर टी या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो क्या है जो यहाँ पर कौन सी मेथड है जो कि इंटरफेयर करेगी फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस में इम्प्लांट होने से, तो वो है कॉपर टी। क्या है, कॉपर टी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट द STD। तो सबको पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ओनली सिंगल मेथड ही क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है कॉन्डोम। क्या है, कॉन्डोम है जिसके थ्रू हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकी अदर से नहीं। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो हमने 2 तरीके की पढ़ी, परमानेंट और यहाँ पर स्पेसिंग। स्पेसिंग में भी बहुत सारी मेथड होती हैं, तो यहाँ पर स्पेसिंग मेथड कौन सी नहीं है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कॉन्डोम, कॉपर टी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर स्पेसिंग मेथड गैप दिया जाना, WHO के अकॉर्डिंग एक से दूसरे बच्चे के बीच में एटलीस्ट 2.5 ईयर का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेस होना चाहिए। तो स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, जो वो क्या है, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है वेसेक्टोमी, परमानेंट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ओरल पिल्स टू द टू द यूजर्स द हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन ओरल पिल्स ले रही है, प्रिस्क्राइब किया गया है उसको, हेल्थ वर्कर के लिए सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए किसी एक को छोड़कर। स्वेलिंग ऑन द फीट, काफ टेंडरनेस, हेडेक या फिर नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन। यदि आप ओरल पिल्स किसी पेशेंट को दे रही हैं, पर्सन को दे रही हैं, तो उसके पहले आपको क्या पूछना हो, सभी चीज़ें पूछनी है किसी एक को छोड़कर। तो होगा स्वेलिंग ऑन द फीट, काल्फ टेंडरनेस, हेडेक, लेकिन नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन आप नहीं पूछेंगे। एलिजिबल कपल रिप्रेजेंट्स विच एज ग्रुप ऑफ वुमेन। तो एलिजिबल कपल का मतलब होता है फर्टाइल एज ग्रुप। तो एलिजिबल कपल में किस एज ग्रुप की वुमेन रहेंगी, 12 से 45 साल, 15 से 49 साल, 15 से 45 साल या फिर 18 से 45 साल तक की। तो जो एलिजिबल कपल हैं रिप्रेजेंट करेंगे किस एज ग्रुप को, फर्टाइल ग्रुप जो कहलाएगा वो कहलाएगा 15 से 49 साल। टारगेट कपल ऐसा कपल होगा, ऐसे एलिजिबल कपल होंगे जिनके 2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन हो। याद रखना है, एलिजिबल का मतलब होता है फर्टाइल ग्रुप जो कि 15 से 49 साल तक का रहेगा। लेकिन टारगेट कपल ऐसा कपल होगा, ऐसे एलिजिबल कपल होंगे जिनके एटलीस्ट 2 से 3 तक बच्चे हों। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पर्मिसाइड दैट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव टुडेज। तो स्पर्मिसाइड एक यूज़ किया जाता है टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो वो कौन सा है, MPA, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, 9-नाइनॉक्सिनॉल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो टुडे नाम का कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें जो केमिकल रहेगा वो क्या होगा, 9-नाइनॉक्सिनाइल। क्या होगा, वुमेन्स कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें जो केमिकल होगा वो क्या होगा, 9-नाइनॉक्सिनाइल। नेक्स्ट वन इज माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको माला डी माला एन से। तो माला एन माला डी का केमिकल कंपोजिशन सेम है, बस एक चीज़ में दोनों एक दूसरे से अलग हैं, वो क्या हैं। ऑप्शन में एस्ट्रॉइडल डोज, नॉर्जेस्ट्रॉल डोज,
सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग स्कीम और सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो क्या है, फ्री ऑफ सोल्ड सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो माला एन है माला डी से किस तरीके से अलग है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है जो रहेगी, क्योंकि जो माला एन है क्या रहेंगी, फ्री रहेंगी, लेकिन माला डी है जो मार्केट में भी 3 रुपये पर पैकेट के हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाएगी। बस एक यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। केमिकल कंपोजिशन सेम है, 21 OCP रहेंगी, 7 आयरन टैबलेट रहती हैं दोनों में। यहाँ पर दोनों अवेलेबल रहेंगी, लेकिन जो माला डी है मार्केट में सेल हो सकती है, लेकिन माला एन नहीं होगी। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन स्टरलाइजेशन नसबंदी की कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है भारत में, तो वो है यहाँ पर फीमेल स्टरलाइजेशन। मेल है जो बहुत ही रेयर केस में अपनी नसबंदी करवाते हैं। इंडिया की बात करें हम तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल अपनी नसबंदी कराती हैं, स्टरलाइजेशन मेथड अपनाती हैं। तो वो क्या है यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी, जो कि मोस्ट कॉमनली इंडिया में अपनाया जाता है। नेक्स्ट इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर लैक्टेटिंग वुमेन इज। तो यदि कोई माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो कौन सी मेथड है जो बेस्ट रहेगी, कंबाइंड पिल्स, मल्टीफेजिक पिल्स, मिनी पिल्स या फिर सेंटोप्रोमेन। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए यही है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कौन सी होगी, कंबाइंड पिल्स, मल्टीफेजिक पिल्स, मिनी पिल्स या फिर सेंटोप्रोमेन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और कम्युनिटी पोस्ट में भी इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ भी इसका आंसर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग ऑप्शन है सेंटोप्रोमेन, सेंटोप्रोमेन का नाम क्या है, छाया। तो ये सभी आपको एग्जाम है जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज। तो सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन से हैं, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन या फिर पैरोनिया। कौन से हैं जो कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन सबसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो क्या है, होता है डिप्रेशन। क्या है, डिप्रेशन। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार साइकेट्रिक डिसऑर्डर को लेके। साइकेट्रिक की 1-2 क्लासेस भी सेपरेट ली गई थी। सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या हो गया, डिप्रेशन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको मेडिकेशन का नाम है जो पूछा गया है। क्वेश्चन है ड्रग मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ OCD इज। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, एमेक्सापाइन, डॉक्सेपाइन, फ्लोक्सेटिन या फिर डोथेपिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।